नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिस IAS.com ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल में हम यूपीएससी 2023 के प्रीलिम एग्ज़ाम रिगार्डिंग प्रीलिम्स की एग्ज़ाम जो भी होने वाली है 27 मई को, उसके रिगार्डिंग जो हमने ये क्रैश कोर्स शुरू किया है, वो क्रैश कोर्स है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय स्थापत्य कला। इस स्थापत्य कला के जो भी वन लाइनर क्वेश्चन हो या प्रीलिम्स के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें एक या दो तो सवाल इसमें भारतीय स्थापत्य कला पर बनते ही बनती है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो भारतीय कला एवं संस्कृति का जो ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक में स्थापत्य कला पर एक सवाल पूछा ही पूछा, हर साल एक या दो सवाल तो इसमें पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर बने रहते हैं हम ये आज के वीडियो में। हमारा जो IAS यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर आप जाकर जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हमने उस पर अपलोड किए हैं, वो अपलोड कर लेक्चर्स आप देख सकते हैं। IMP टॉपिक्स, जो भी IMP टॉपिक्स बनेंगे वो टॉपिक्स पे ही हमने वीडियो लेक्चर क्रिएट किए हैं, जो प्रीलिम के हिसाब से ही इसका सेशन चालू हो गया है। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। स्थापत्य कला एक ऐसा टॉपिक है जो वेरी IMP टॉपिक्स में आता है। तो भारतीय स्थापत्य कला के हिसाब से शुरुआत से हम देखें तो जब मनुष्य घने जंगलों के प्राकृतिक निवास से निकला तो उसे आश्रय की आवश्यकता हुई, उसका सौंदर्य बोध जागा और तो उसने बेहतर स्थान खोजकर अपने लिए आकर्षक एवं मनोहारी निवासों का निर्माण किया। धार्मिक विश्वासों के पनपने पर अपने सौंदर्य बोध का उपयोग कर सुंदर धर्मस्थल बनाए। इस प्रकार आवश्यकता, कल्पना, सामग्री, कौशल्य, स्थान तथा बनाने वालों की क्षमता से वास्तुकला का जन्म हुआ। तो इस वास्तुकला के जन्म का जो भी मनुष्य के घने जंगलों से प्राकृतिक निवास से निकला तो उसके लिए उसे खुद के लिए एक निवास की आवश्यकता हुई और इसी से एक उसके वास्तुकला का जन्म हुआ। तो भारतीय वास्तु स्थापत्य कला में क्या है? भारतीय स्थापत्य कला की उत्पत्ति हड़प्पा काल से मानी जाती है। हड़प्पा काल से, कि उससे पहले ही होगी, लेकिन काल परत्वे उसका कोई शि अवशेष अभी तक कुछ बचा नहीं है। इसीलिए हड़प्पा काल से जो भी अवशेष मिलते हैं, वो उसी काल से ही हमें भारतीय स्थापत्य कला की उत्पत्ति मानी जाती है। भारत के स्थापत्य की जड़ें यहाँ के इतिहास, दर्शन एवं संस्कृति में निहित है। भारत की वास्तुकला यहाँ की परंपरागत एवं बाहरी मिश्रों का परंपरा के जी भारतीय जो परंपरा है और बाहर के जो लोग हैं, उन दोनों का मिश्रण का प्रभाव भारतीय स्थापत्य कला या वास्तुकला पे माना जाता है। स्थापत्य व वास्तुकला के दृष्टिकोण से हड़प्पा संस्कृति तत्काल संस्कृति से काफी ज्यादा आगे थी। जो भी हड़प्पा के काल में जो भी संस्कृतियां थी, उन सब में से हड़प्पा संस्कृति तत्कालीन संस्कृतियों से काफी ज्यादा आगे बढ़ी थी। इसका जो भी स्थापत्य कला के जो भी वास्तु थे, वो हड़प्पा में अच्छे थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हड़प्पा में हड़प्पा संस्कृति के हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थलों के गहन विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि इस सभ्यता के निवासी महान निर्माणकर्ता एवं वास्तुकार थे। इस सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता नगर नियोजन थी। जो हड़प्पा का नगर नियोजन था, वो विशेष था। इस सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता जो अन्य समकालीन सभ्यताओं को विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। हड़प्पा नगर नियोजन के अंतर हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने नगरों में सार्वजनिक एवं निजी भवन, सार्वजनिक जलाशय, सुनियोजित मार्ग व्यवस्था एवं उत्कृष्ट नालियों का निर्माण किया था। हड़प्पा संस्कृति में नालियों का निर्माण, नगर का निर्माण एकदम अच्छी क्वालिटी में बनाया गया था। इसमें निजी भवन भी थे, सार्वजनिक जलाशय भी थे और सुनियोजित मार्ग व्यवस्था, हर नगर घर के पास मार्ग व्यवस्था अच्छे से थी, नालियों की भी अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है, और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यह हड़प्पा सभ्यता का काल 3500 या 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी गिनती विश्व की 4 सबसे पूर्व सभ्यताओं में की जाती है। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी गिनती विश्व की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में की जाती है। हड़प्पा की नगर योजना इसका एक जीवंत साक्ष्य है। ये देखो, ये हड़प्पा की नगर रचना है। ये स्नानागार है, बहुत बहुत ही बड़ा स्नानागार है। इसमें
जो पानी का इनलेट आउटलेट बहुत ही अच्छी तरह से इसमें बनाया गया था। नगर योजना इस तरह की थी कि सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी, समकोण में ऐसा काटती थी, बरोबर। सड़कें जो थी, इधर से आने वाली सड़क, ये सड़क, ठीक है। तो ये सड़क जो एक दूसरे के समकोण में काटती थी और बीच में ऐसे रहने की जो आवास बनाए हुए थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो शहर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। लगभग सभी नगरों में चारों ओर बड़ी दीवार से किलेबंदी की जाती थी। ये जो पूरे नगर है ना, इस चारों ओर किलेबंदी या दीवार बनाई जाती थी। याद रखिए, क्या बनाई जाती थी? दीवार बनाई जाती थी। भवन निर्माण के लिए एक प्रकार की पकाई गई ईंटों का इस्तेमाल भी किया जाता था। मकान और आंगन पर केंद्रित थे। एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। स्पष्टता गृह स्थापत्य शुल्क व अर्ध शुल्क जलवायु के अनुकूल था। हड़प्पाकालीन स्थापत्य की अन्य विशेषता एकांतता को दिया गया महत्व है। बड़े सार्वजनिक भवनों के साथ ही वहां एक छोटे कमरे के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं जो कि संभवतः कामगारों के लिए निवास लगते हैं। ये पूरे जो आईएमपी पॉइंट्स है वो आईएमपी पॉइंट्स याद रखिए, ठीक है। उस सिंधु घाटी सभ्यता के जो समय काल में चार जो भी नगरीय सभ्यता थी या सभ्यताएं थी उसमें सिंधु घाटी सभ्यता ना हड़प्पा सभ्यता सबसे प्रगतिशील थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ की इमारतें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ये एक ऐसी विशेषता है जो तत्कालीन किसी अन्य सभ्यता में नहीं पाई जाती थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत उसका स्नानागार था। जो पिछले इसमें अपन स्नानागार था, ये स्नानागार देखा है, वो स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का स्नानागार था। घरों के निर्माण में पत्थर एवं लकड़ी का भी उपयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो से मिली मातृ देवी नाचती हुई लकड़ी की लड़की की धातु की मूर्ति इत्यादि तत्कालीन उत्कृष्ट मूर्तिकला के अनुपम उदाहरण है। मोहनजोदड़ो से मिली जो मातृ देवी की नाचती हुई लड़की की धातु है वो मूर्तिकला का एकदम अनुपम उदाहरण है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मौर्यकालीन स्थापत्य कला। मौर्यकालीन स्थापत्य कला कला की दृष्टि से हड़प्पा की सभ्यता और मौर्य काल की सभ्यता के बीच लगभग 1500 वर्ष का अंतराल था। इस बीच की कला के भौतिक अवशेष उपलब्ध नहीं है। मौर्यकालीन के कला के भौतिक अवशेष उपलब्ध नहीं है। महाकाव्य और बौद्ध ग्रंथों में हाथी दांत, मिट्टी और धातु के काम का उल्लेख मिला है। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के कोई भी भौतिक अवशेष उपलब्ध नहीं है, याद रखिए। किंतु मौर्य काल से पूर्व वास्तुकला और मूर्तिकला के मूर्त उदाहरण कम ही मिलते हैं। मौर्य काल से पूर्व जो भी है वास्तुकला के और मूर्तिकला के मूर्त उदाहरण यानी जिंदा उदाहरण देखने के लिए उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। मौर्य काल में ही पहल कलात्मक गतिविधियों का इतिहास निश्चित रूप से प्रारंभ होता है। राज्य की स्मृति और मौर्य शासनों की प्रेरणा से कलाकृतियों को प्रोत्साहन मिला। ऐसा वहाँ उसके धातुओं का काम का जो उल्लेख महाकाव्य में है, ऐसा काव्य में कलाकृतियों का प्रोत्साहन मिला, ये महाकाव्य से पता चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल इस युग में कला के दो रूप मिलते हैं। एक तो राज रक्षकों के द्वारा निर्मित कला, मुझे राजा के रक्षकों में जो कलावंत रहते थे उनके द्वारा निर्मित कला जो कि मौर्य प्रसाद और अशोक स्तंभ में पाई जाती है। दूसरा वह रूप जो परखम के यक्ष दीदारगंज की चामरग्राहिनी और वेशनगर की यक्षिनी में देखने को मिलता है। राज्यसभा से संबंधित कला की प्रेरणा का स्रोत स्वयं सम्राट था। यक्षिनियों में हमें लोक कला का रूप मिलता है। लोक कला के रूपों की परंपरा पूर्व युग से काष्ठ और मिट्टी में चली आई है। अब उसे पाषाण के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया था। देखिए मौर्य काल के में अशोक का स्तंभ, वैशाली में जो स्तंभ है वो मौर्य काल का स्तंभ अभी तक वैसे के वैसा ही है, उपलब्ध है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल के दौरान भारत में कई शहरों का विकास हुआ। मौर्य काल भारतीय कलाओं के विकास के दृष्टिकोण से एक युगांतकारी युग था। इस काल में स्मारकों एवं स्तंभों को भारतीय कला के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है। इस काल के स्थापत्य में लकड़ी का काफी प्रयोग किया जाता था। अशोक के समय से भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग प्रारंभ हो गया और पत्थरों का प्रारंभ होके ही ये जो अशोक का स्तंभ है वो अशोक के स्तंभ काल से ही भवन निर्माण में या किसी भी स्तंभ निर्माण में पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा, ठीक है।
तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला में ऐसा माना जाता है कि अशोक ने श्रीनगर, कश्मीर और ललित पाटन यानी आज का नेपाल नामक नगरों की स्थापना की थी। नेपाल को और श्रीनगर का स्थापना अशोक ने किया था, नगरों की स्थापना अशोक ने की थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने राज्य में कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। बौद्ध बौद्ध ग्रंथ जितने भी अवेलेबल है उन सब में बताया गया है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। हालांकि इसको अतिशयोक्ति माना जा सकता है, क्योंकि अभी कुछ इसमें जो भी स्तूप है वो अभी पाए नहीं गए, मिलते नहीं है। ठीक है। स्थापत्य के दृष्टिकोण से सांची, भारतहूत, बौद्ध गया, अमरावती, नागार्जुनकोंडा के स्तूप प्रसिद्ध है। अशोक ने 30 से 40 स्तंभों का निर्माण कराया था। 30 से 40 जो स्तंभ थे उसका अशोक ने निर्माण कराया था पूरे भारतवर्ष में। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अशोक के समय से ही भारत में बौद्ध स्थापत्य शैली की शुरुआत हुई। इस काल के दौरान गुफाओं, स्तंभों, स्तूपों और महलों का निर्माण करा गया। अशोक के स्तंभों से तत्कालीन भारत के विदेशों से संबंधित संबंधों का भी, विदेशों से संबंध थे उसका स्तंभों में खुलासा होता है। पत्थरों पर पॉलिश करने की कला इस काल में इस स्तर पर पहुंच गई थी कि आज भी अशोक के लाट की पॉलिश शीशे की भांति चमकती है। अशोक के काल में जो भी पॉलिश की गई थी वो आज भी शीशे की तरह चमकती है। ठीक है। मौर्यकालीन स्थापत्य वास्तुकला पर ग्रीक, फारसी और मिस्र संस्कृतियों का पूरी तरह से प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ग्रीक, फारसी, मिस्र संस्कृति का पूरी तरह से प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। परखम में मिली यक्ष की मूर्ति, बेसनगर की मूर्ति, रामपुरवा का स्तंभ पर बनी सांड की मूर्ति तथा पटना और दीदारगंज की मूर्तियां विशेष रूप से कला के दृष्टिकोण से अद्वितीय है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतना देखने के बाद हमने देखा कि अशोक के नाम की चर्चा हुई अपने एज लेक्चर में, तो अशोक के बारे में थोड़ी जानते हैं। ये जो चित्र है तो भारतीय संविधान से बन लिया हुआ ये चित्र है। भारतीय संविधान की जो मूल प्रतिलिपि है, सुलेखित प्रतिलिपि, इसमें सम्राट अशोक के चित्र की प्रतिलिपि है। ये सम्राट अशोक है, हाथी पे विराजमान है और ये उसके सेवादासी और ये उसका पूरा तामझाम था। सम्राट अशोक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास में राजा बने हुए हैं। उनका पूरा नाम था राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अशोक मौर्य, और उसका अन्य नाम था देवनाम प्रिय एवं प्रियदर्शी, देवाओं का प्रिय राजा भी उसे कहा गया था। देवनाम प्रिय सम्राट अशोक मौर्य। ठीक है। और जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। संभावित जन्म भूमि पाटलिपुत्र यानी पटना, आज का जो बिहार है, बिहार पटना, वहां पे सम्राट अशोक का जन्म माना जाता है। और इसकी मृत्यु तिथि 232 ईसा पूर्व। मृत्यु पाटलिपुत्र पटना शहर में ही हुआ। उसका जन्म भी पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ और मृत्यु भी पटना में ही हुआ था। ठीक है। तो ये आज के लेसन में हमने जो इतना पढ़ा है कि स्थापत्य कला, ये जो आज का अपना चैप्टर था, इसमें थोड़ी सी हमने जानकारी ली। बाकी शेष अगले चैप्टर में देखते हैं। हम्म, ठीक है। तो ये अपनी जो सीरीज है, वेरी आईएमपी सीरीज है, इसके अंतर्गत आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस हम इसके अंदर देखते हैं जो आपको पूछने जाने वाले हैं। भारतीय स्थापत्य के कला के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो स्थापत्य अर्थात क्या है? तो स्थापत्य का हिंदी अर्थ है भवन निर्माण से संबंधित विद्या, वास्तु विज्ञान, ज्ञानानुशासन का वह क्षेत्र जिसमें भवन निर्माण संबंधी सिद्धांतों आदियों का विवेचन होता है। वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? तो मेगास्थेनिस, मेगास्थेनिस को वास्तुकला का जनक माना जाता है। तो स्थापत्य कला क्या है? तो स्थापत्य कला का हिंदी अर्थ है वास्तु विद्या, भवन बनाने की कला, वास्तुकला यानी कारीगिरी। ठीक है। शॉर्टकट में हमने बता दिया। तो भारतीय स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो भारतीय वास्तुकला की विशेषता यहाँ की दीवारों के उत्कृष्ट और प्रचर अलंकरण में है। भित्ति चित्रों और मूर्तियों की योजना जिसमें अलंकरण के अतिरिक्त अपने विषय के गंभीर भाव भी व्यक्त होते हैं। भवन को बाहर से कभी कभी पूर्णतया लपेट लेती है। इनमें वास्तु का जीवन से संबंध क्या? वास्तव में आध्यात्मिक जीवन ही अंकित इसमें है। ठीक है। तो आगे बढ़ते चलो, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारतीय वास्तुकला का जनक कौन है? तो ले कॉर्बूसियर को भारतीय आधुनिक वास्तुकला का जनक कहा जाता है, लेकिन इनकी मौलिक रचनाएं पुरातन होने के साथ साथ प्रगतिशील भी थी। ले कॉर्बूसियर, ठीक है, आधुनिक भारतीय वास्तुकला का जनक। वन जो भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं ना, तो वन लाइनर क्वेश्चन में, वन लाइनर में ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है।
वन लाइनर में। स्थापत्य कला और वास्तुकला में अंतर क्या है? तो मूर्ति कला प्रोटो इंडो यूरोपीय शब्द केल से लिया गया है, जिसका अर्थ है कट या क्लीव। यह सूक्ष्म कला और कार्य और हस्तनिर्मित कला कार्य है, जो इंजीनियरिंग और माप की तुलना में सौंदर्य शास्त्र से अधिक संबंधित है। दूसरी ओर शब्द वास्तुकला लैटिन शब्द है, टेक्टन से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ है होता है निर्माता यानी बिल्डर। ठीक है, वास्तुकला यानी निर्माता यानी बिल्डर। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते चलो और कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो मुगल कालीन स्थापत्य कला के अनेक प्रमाण उपलब्ध है। मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं गोल गुंबद, पतले स्तंभ तथा विशाल खुले प्रवेश द्वार ये इस मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। बाबर द्वारा भवन निर्माण बाबर का अधिकांश समय युद्ध करने में ही व्यतीत हुआ था। उसे भवन बनाने का समय नहीं मिला, इसलिए बाबर द्वारा मुगल कालीन स्थापत्य कला के ज्यादा नमूने उपलब्ध नहीं है। भारतीय वास्तुकला से को क्या कहा जाता है? मुख्य रूप से भारतीय मंदिर वास्तुकला को तीन व्यापक प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। एक नागर या उत्तरी शैली, वेसर या मिश्रित शैली और द्रविड़ जो दक्षिणी शैली है। इन सभी शैलियों में अपने अद्वितीय क्षेत्रों पर प्रभाव और वंश है। ठीक है, चलो फिर ये कुछ सवाल थे जो हमने आज पढ़े हैं भारतीय वास्तुकला। तो भारतीय वास्तुकला को आप याद रखिए, इसके ऊपर वन क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस क्वेश्चन से हमें वो जो क्वेश्चन 1 मार्क हमें लेना ही लेना है। अब हमने हमारे जो यूट्यूब चैनल का जो IAS.com है, इस यूट्यूब चैनल पे आप जाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। जो भी हमारे वीडियो लेक्चर बनने वाले हैं उस वीडियो लेक्चर को बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको ये वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो पूरे जो भी हमारे जो प्लेलिस्ट में यूपीएससी वाली जो प्लेलिस्ट है, यूपीएससी प्री यूपीएससी प्री 2023, ये जो प्लेलिस्ट बनाया है उसको आप क्लिक कीजिए। उसमें जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं उन सबको देखिए, और जो 2023 में प्रीलिम्स होने वाली है उसके रिगार्डिंग जो हमारा ये लेक्चर सीरीज चल रहा है, देख के आप सक्सेस की तरफ बढ़ने में। ठीक है, चलो फिर ये आज का लेक्चर यहाँ पे ही खत्म होता है, भारतीय स्थापत्य कला। चलो फिर, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों।